बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिव्यूज़। मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। मैं इस वक्त मुखातब हूं उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद से। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, नामवर सियासतदान और मशहूर समाजी वर्कर जनाब ज़बीउल्लाह बलगन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी काबीना के जो बाकी जो वज़रा उनके साथ उज़्बेकिस्तान में आए हुए हैं, उनके जो हालिया दौरे के तासरात हैं, और इस रीजन में आप ज़बीउल्लाह बलगन साहब अभी इस रीजन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और इस दौरे के क्या तासरात होंगे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब मोहतरम, बिल्कुल ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि जो करंट एक सिचुएशन चल रही है गुज़श्ता 2-3 दिन से, जो उज़्बेकिस्तान में एक फ़ज़ा बनी हुई है, और उज़्बेकिस्तान के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये फ़ज़ा पाकिस्तान में भी इस वक्त मौजूद है। और पाकिस्तान के जो यूँ समझ लीजिए कि मुहब्बे वतन हल्के हैं, और इसी तरह उज़्बेकिस्तान के जो मुहब्बे वतन हल्के हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क, दो बरादर इस्लामी ममालिक, जब ये एक जगह पर बैठ रहे हैं तो ये सोच क्या रहे हैं, ये करने क्या जा रहे हैं? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं कर्ज कर दूं, एक्चुअली अगर आपको याद हो तो उज़्बेकिस्तान 93 में USSR से ये अलग हो के एक अलग मुल्क की हैसियत से मार्ज़ वजूद में आया। और सबसे पहले मैं माजी की वो याद आपके सामने ताज़ा करना चाहता हूँ कि इस्लाम करीमोफ जो उज़्बेकिस्तान की एक सियासी पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, हेड करते थे, तो जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम अब USSR का हिस्सा नहीं हैं और हम उज़्बेकिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क बनाने जा रहे हैं, तो दैट टाइम पाकिस्तान वो सबसे पहला मुल्क था जिसने फौरी तौर पर कह दिया था कि आपने कह दिया कि आप अलग मुल्क बनाने जा रहे हैं और हमने आपको मान लिया, तस्लीम कर लिया, तो आप इस्लामाबाद में अपना सफारत खाना खोलिए। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा खूबसूरत और मोहब्बत भरा पैगाम था जो उज़्बेकिस्तान के आवाम के लिए था और उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए था। तो यही वजह है कि जब उज़्बेकिस्तान एक कंट्री 93 में बन गया, तो जब इनके स्टैंडर्ड टाइम की बारी आई कि हमें अपना टाइम जो है वो कौन सा वक्त कौन सा रखना है, तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे और वो जो गुड जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से आया था उसको रिटर्न करते हुए कहा कि हम अपना स्टैंडर्ड टाइम वही रखेंगे जो पाकिस्तान का टाइम होगा, यानी कि अब उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का जो वक्त है वो सेम वक्त है। तो हमारी उज़्बेकिस्तान के साथ मोहब्बत और प्यार की जो तारीख़ है वो उज़्बेकिस्तान बतौर कंट्री के साथ ही शुरू हो जाती है। और अगर उससे पीछे हम चले जाएं, तो अगर हम 16वीं सदी में या 17वीं उसमें सेंचुरी में हम जाते हैं, तो उस वक़्त हम यहाँ पर देखते हैं कि अमीर तैमूर हमें नज़र आते हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर हमें नज़र आते हैं, और जलालुद्दीन रूमी हमें नज़र आते हैं समरकंद में बैठे हुए। हमें समरकंद में इमाम बुखारी रहमुल्लाह अलैह मदफून दिखाई देते हैं। हमें एविसीना, बू अली सीना जिन्हें हम कहते हैं, वो हमें बुखारा में नज़र आते हैं। और अगर आपको इल्म में हो कि ताशकंद में गालिब स्ट्रीट है, मिर्ज़ा गालिब के नाम पर गालिब स्ट्रीट है, और गालिब मस्जिद है अगर आपको आपके इल्म में हो तो। और यही इसी ताशकंद में जहां आज बैठ के हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 8 से 7-8 साल पहले इनके जो FM चैनल था सरकारी सतह पे, यहाँ पे उर्दू बुलेटिन चला करते थे, यहाँ पे उर्दू चैनल था, FM रेडियो था उर्दू में, और जो उर्दू में लोगों को एजुकेट करता था। और बाकायदा यहाँ उज़्बेकिस्तान में उर्दू सीखने के लिए एकेडमीज़ मौजूद थी, सरकारी सतह पर सरपरस्ती की जाती थी उन एकेडमीज़ की, उन कॉलेजेस की। अच्छा सर, चूँकि आपने आज एक वक्त से भी मुलाकात है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो कंफर्म करना चाहता हूँ। कल रात को जो वज़ीर आज़म साहब का वक्त था, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, तजारत के हवाले से जो है वो काफ़ी जो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। लेकिन आप चूँकि यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं, आप पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं यहाँ पे मेडिकल की तालीम के लिए, तो आपकी मुलाकात कैसी रही? जी देखें, बेसिकली वज़ीर आज़म साहब ने जब मुकामी जो बिज़नेसमैन है, ताजर है, और जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि हम दोनों ममालिक को तजारती एतबार से एक दूसरे के करीब कैसे कर सकते हैं। तो जो तजावीज़ हमारे पास थी हमने उन्हें तजावीज़ दी हैं। और मैं चूँकि जैसे आपने ख़ुद ही फरमाया कि मैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को, समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता हूँ,
हमारे पास 400 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं और ज़ाहिर है मैं तो जो मेरे सिस्टम को या मेरे बिज़नेस को या हमारे इस एक ख़ूबसूरत जो हमारी एक काविश है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाना और यहाँ उन्हें MBBS की तालीम देना और यहाँ से वो डिग्री लेकर जाएं कि जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी जिसे एक्सेप्ट करता हो, तो मेरे कंसर्न तो यही हो सकते थे। तो लिहाजा मैंने उनसे यही गुजारिश की कि मैंने कहा देखें हमें 2-3 तरह की मुश्किलात हैं जो यहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं। सबसे पहली मुश्किल तो हमारे स्टूडेंट्स को ये पेश आती है कि यहाँ चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है, हर 6 महीने के बाद बच्चों को फ़ी पे करना होती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बिटवीन कोई ऐसा कॉमन जो है वो बैंकिंग सिस्टम नहीं है कि जिसके बहुत कम टैक्स पे करना पड़े और उज़्बेकिस्तान से पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएं और पाकिस्तान से जो पैसे हैं उज़्बेकिस्तान मुंतकिल हो सकें। तो हमने उनसे गुजारिश की कि आप देखें नेशनल बैंक हमारा NBP बशकीक में भी काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, हमारे पाकिस्तानी बैंक जो हैं वो कोलंबो में काम कर रहे हैं, तो श्रीलंका जैसे मुल्क में काम कर रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि NBP नेशनल बैंक जो पाकिस्तान है ये उस कस्बे में भी मौजूद है जहाँ 10,000 की आबादी है, ये उन छोटे इलाकों में भी मौजूद है जहाँ 15,000 की आबादी है। तो ज़ाहिर है वो बैंक वहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं गेन कर रहा, ज़ाहिर है सर्व कर रहा है वहाँ पे। तो हमने ये कहा जनाब वज़ीर-ए-आज़म से कि आप ताशकंद में NBP की एक ब्रांच बना दें नेशनल बैंक की, ताकि पाकिस्तान से जो लोग पैसा यहाँ मुंतकिल करना चाहते हैं वो लीगल तरीके से पैसा यहाँ पर आए और उसके ऊपर जो टैक्स आता है वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले। जो समरकंद से में हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, बुखारा में, आंधी जान में, कहीं भी मौजूद हैं, वो यहाँ ताशकंद तक का सफ़र करें और सेम जो है वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत अपने पैसे लें और अपनी फ़ीसें जमा करवा सकें। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम ये 15% 15% जो है वो अमाउंट पर लोगों से जो है वो लेते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए और डॉलर का रेट भी अपनी मर्ज़ी का लगाते हैं। 15% लेके जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से कल गुजारिश की है, उन्हें ये कहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ये 15% आपकी कौम से, आपके लोगों से लेते हैं और आपको 2.25% टैक्स देते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, 15% वसूल करके 2.25% गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और बाकी 12.75 अपनी जेब में डाल के ले जाते हैं, हमारे मुल्क से ले जाते हैं, चूँकि वो इंटरनेशनल जो है वो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। तो ये हमने उनसे ये कहा कि आप हमें पैसों के ट्रांसफ़र का कोई आसान सिस्टम हमें बनाएं और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरी हमने जनाब इमरान खान साहब से ये गुजारिश की, बेसिकली 3 गुजारिशात मैंने उनसे की थी। दूसरी गुजारिश मैंने उनसे ये की कि सर ये देखिए हमारा जो यहाँ से लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ता है तो वो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट ना होने की वजह से उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ यहाँ से ऑपरेशन करती थी पाकिस्तान लाहौर में, लेकिन वो कोविड की वजह से बंद हो गई। अब जो लोग यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई या तुर्किश एयरवेज़ की टिकट ख़रीदते हैं। उन्हें 15-15 घंटे इस्तांबुल में बैठना पड़ता है, 17-17 घंटे दुबई या शारजा में बैठना पड़ता है और उसके बाद फिर वो 24 घंटे का सफ़र करने के बाद पाकिस्तान पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब आपके इल्म में होगा कि हम जब ताशकंद से फ़्लाइट लेते हैं इस्लामाबाद की तो 1 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, हम लाहौर की फ़्लाइट लेते हैं हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। मतलब इतना करीब हैं हम लाहौर से। पेशावर से ताशकंद 1004 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 1004 किलोमीटर का डिस्टेंस है पेशावर से समरकंद का, और पेशावर से कराची 1300 किलोमीटर है। यानी कि समरकंद और ताशकंद जो हैं ये पेशावर से 1000 किलोमीटर और कराची 1300, कराची से करीब समरकंद है पेशावर से अगर हम देखें तो। लेकिन इतना थोड़ा सफ़र करने के लिए हमें क्या है कि 24 घंटे लगते हैं हमें दूसरे मुल्कों में जाकर। तो मैंने ये उनसे गुजारिश की, मैंने कहा जनाब वज़ीर-ए-आज़म आप PIA का जो है अभी खसारे में ही जा रहा है, अल्लाह करे आपकी क़यादत में वो मुनाफा में जाना शुरू हो जाए। तो लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि वो खसारे में है, आपकी फ़्लाइट कराची से उठती है सखर के लिए, PIA की फ़्लाइट उठती है चूँकि नेशनल कैरियर है। आप पिंडी से फ़्लाइट उड़ती है चित्राल के लिए, आपकी इस्लामाबाद से, आपकी लाहौर से फ़्लाइट जाती है पेशावर के लिए, आपकी लाहौर से जाती है भावलपुर के लिए, और मैं जितनी फ़्लाइटों का नाम लिया डॉक्टर साहब सारी लॉस में जाती हैं, कोई एक भी प्रॉफिट में नहीं जाती। लेकिन चूँकि नेशनल कैरियर है इन्हें उन स्टेशन को, हवाई अड्डों को आबाद रखना है और ये इन्हें करना पड़ता है। मैंने इनसे कहा कि आप इस नुकसान में थोड़ा सा हिस्सा उज़्बेकिस्तान का भी डाल दीजिए,
ایک فلائٹ جو لاہور سے پشاور اڑاتے ہیں نا, ہفتے میں ایک فلائٹ لاہور سے تاشکند اتار دیں PIA کی, اور یہاں سے لوگوں کو ادھر لے جائیں, ادھر سے ادھر آ جائیں, تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو جائے. جہاں وہ 24 گھنٹے میں لاہور پہنچتے ہیں, وہ صرف 2 گھنٹے میں لاہور پہنچ جائیں تاشکند سے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ اس حوالے سے بات کریں گے. تیسری جو بات میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, وہ میں نے ریکویسٹ ان سے کی تھی وزیر اعظم صاحب سے, کہ یہاں پہ PMC پاکستان میڈیکل کمیشن جو یکے بعد دیگرے اپنی حکمت عملی اور اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کرتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے جو پاکستانی بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ کس کو فالو کریں, انہیں سمجھ نہیں آتی. آج PMC جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر اپنا پاتھ وے دیتی ہے, اور نیکسٹ ویک اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہ غیر یقینی کی جو صورتحال یہاں پر بچوں میں پائی جاتی ہے, کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مہربانی کریں PMC سے کہیں کہ سسٹینیبل, جاندار, پاورفل قسم کی ایک ہی اسٹریٹجی اناؤنس کریں, جس پہ تمام دنیا سے جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں واپسی پر کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی سر, لاسٹ کوشچن, ابھی یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے 2 دن سے وفد ہمارا یہاں پہ بیٹھا ہے, سپتمبر میں ہم نے انوائٹ کیا ہے ازبکستان کی جو ایک وفد جو انشاءاللہ پاکستان میں وزٹ کرے گا. یہ جو جتنی بھی ایکسرسائز ہے جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے ہو رہی ہے, اس میں جو چیلنجز درپیش ہیں وہ کیا ہیں, اور کس طرح سے ان پہ ہم جو ہے وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب محترم, اس طرح ہے کہ یہ بھی ذکر ہوا کہ جس طرح نیبر کنٹری ازبکستان کا نیبر کنٹری, پاکستان کا بھی نیبر کنٹری افغانستان, جس طرح اس وقت حالت جنگ میں ہے, انسٹیبلٹی ہے وہاں پہ, طوائف الملوکی ہے, اور طالبان جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. اور دوسرا میں ایک عرض کروں جی, پوری دنیا کے اندر دوست اور دشمن چینج ہو رہے ہیں, اب نئے کیمپ بن رہے ہیں, نئے کیمپ وجود میں آ رہے ہیں. یہ جو پاکستان کا دورہ ازبکستان ہے, یہ اسی طرف ایک اشارہ ہے کہ اب دنیا کی حیت جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. اب لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اب گولی کی زبان سے بات کرنا دشوار ہو جائے گا, اب ایٹم بم کی ضرورت شاید کم رہ گئی ہے, لیکن اب ایک معاشی بم کی ضرورت ہے, ایک اکانومی بم کی ضرورت ہے, اور اس بم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے, اور اس کی سرپرستی میں یہ عرض کروں کہ چائنا کو اس سے یہ جو نئے بلاک بن رہے ہیں, یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہاں کے پہ وزٹ ہے, اس کا پرابلم چائنا کو نہیں ہو سکتا, کوئی پرابلم نہیں ہے چائنا کو. اس کا پرابلم جو ہے وہ روس کو بالکل نہیں ہے, اس کا پرابلم ایران کو بالکل نہیں ہے, اس کا پرابلم ترکی کو بالکل نہیں ہے, اور یہی ریجن ہے. اس کا پرابلم اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ دور ہو سکتا ہے, G8 کنٹریز کو ہو سکتا ہے. اس کا پرابلم ہو سکتا ہے تو شاید امریکہ USA کو ہو سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک پرامن اور ایک معاشی ایکٹیویٹی یہاں پہ اس ریجن میں ہونے جا رہی ہے, ڈیفینیٹلی اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اس علاقے کے امن کے دشمن اس کے لیے اپنا ڈیفینیٹلی کردار ادا کریں گے اور کوششیں کریں گے اس امن کو خراب کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح سے 2 ٹوک انداز میں تاشکند میں اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے, اور 2 ٹوک انداز میں انہوں نے بات کی ہے, جیسے اشرف غنی صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جو بلیم گیم ہے اس کو بند کریں, یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. ہم اس خطے کے ایک پرامن پڑوسی بھی ہیں اور ایک پرامن کنٹری ہیں. اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ بھارت کے حوالے سے جو ایک تاثر تھا کہ بھئی شاید پاکستان کی وجہ سے کوئی ہم یا ان کی طرف سے کوئی پیار اور محبت یا کوئی ہمارے کنسنسس جو ہیں وہ نہیں ہو رہے, تو وزیر اعظم صاحب نے 2 ٹوک انداز میں اس میں کہا ہے کہ بھارت کو اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے, انہیں اپنے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے بینگ پاکستانی. کل سے ہم جو اس وقت دارالحکومت میں موجود ہیں تاشکند میں, جس طرح سے یہاں شہر کو سجایا گیا ہے, وزیر اعظم صاحب کو ویلکم کیا گیا ہے, آپ اپنی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ازبکستان میں یا جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں تاکہ ہمارا جو پاکستان ہے, ہمارا جو کنٹری ہے,
اس کا یہ جو امیج ہے یہ اچھا رہے اور برقرار رہے. ہاں دیکھیں جی، میں تو بینگ اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے بھی یہاں پر ازبکستان میں سیکیور تھے، ہمیں رسپیکٹ ملتی تھی، ہم جہاں سڑکوں پر جاتے تھے. لیکن گزشتہ 4-5 دن سے جس طرح سے آپ تاشکند میں، ڈاکٹر صاحب آپ شاہد ہیں، آپ تو خود دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، جس طرح پورے تاشکند میں پاکستان کے جھنڈے اور بینرز اور پاکستان کے پرچم آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پاک ازبک دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس انداز سے یہاں پہ لوگوں کو ایک نیا انٹروڈکشن ملا ہے پاکستان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے، ہم اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں. اب ہم سچی بات یہ ہے گزشتہ 4-5 دن سے ہم اپنے آپ کو کچھ اسپیشل سمجھ رہے ہیں. اب سڑکوں پر جاتے ہیں، اب ہم گراسری سٹور پہ جا رہے ہیں، اب ہم مارکیٹوں میں جا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں زیادہ رسپیکٹ فیل ہو رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہے پوری اسٹیٹ آف پاکستان کو جاتا ہے، پوری ریاست کا یہ کریڈٹ ہے، اور وی آر آلسو پارٹ آف آر اسٹیٹ، ہم اسی اسٹیٹ کا ایک حصہ ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم نے یہاں پر پہلے سے بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز پاکستانیوں کے لیے موجود ہیں، اور ہم پہلے سے وہ اپرچونٹیز اویل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی کریں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس دورے کے بعد اگر ہم اپنا یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے یا ازبکستان سے 25% اگر ہم شیئر گین کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب 100% گین کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. سلامت رہیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.